guys, welcome to Commerce Plex. Learn by heart, commerce in the heart. Guys, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे फोर्थ लेक्चर में। आज हम फोर्थ लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं फॉरेन ट्रेड के ऊपर। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यदि फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हैं तो आप फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। अपने जितने भी 11th एंड 12th के भाई बहन, भाई बंधु, सीनियर जूनियर्स जो भी हैं उन सभी को शेयर कर दीजिए, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे 11th एंड 12th का फुल कोर्स कंप्लीट करवाया जाएगा इस ईयर आपको, बिल्कुल यूट्यूब के ऊपर, राइट। तो अब हम आ रहे हैं लेक्चर 4 के ऊपर। अपने लेक्चर 3, लेक्चर 2 और लेक्चर 1 के मैं अपने आई कार्ड में, आई बॉक्स में आपको सारे अपने लिंक्स डाल दूंगा। वहाँ से मेरे इसके पहले के तीनों लेक्चर्स आप देख सकते हैं यदि आपने अभी फोर्थ लेक्चर देखना स्टार्ट किया है तो। और जिन लोगों ने पहले देख लिया हो तो बहुत अच्छी सी बात है, और यदि उनको कुछ डाउट हो तो वापस उनको देख सकते हैं, और या फिर मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं जो भी डाउट हो। मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ, देखो जो भी डाउट हो मेरे लेक्चर्स में, जो भी डाउट आपको आता हो, जो भी परेशानी दिक्कत आती हो, आप फ्रीली कमेंट सेक्शन में जाके आस्क कर सकते हैं, आपको फटाफट उसका जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हो, हम टॉपिक पे आते हैं फॉरेन ट्रेड के ऊपर। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी द ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, फॉरेन ट्रेड। ठीक है, हमने एग्रीकल्चर पढ़ लिया, इंडस्ट्रियल सेक्टर पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे फॉरेन ट्रेड क्या था, फॉरेन ट्रेड में क्या हुआ। अब पढ़ने से पहले, जैसे आप दोनों लेक्चर्स में मैंने आपको बता रखा था कि मैं पढ़ाने से पहले थोड़ी सी कुछ बैकग्राउंड लेके जाता हूँ कि भाई पहले हुआ क्या था, चल क्या रहा था। तो हम बैकग्राउंड स्टडी में जाते हैं फॉरेन ट्रेड की। इंडिया हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग नेशन सिंस एशियन टाइम। इंडिया जो था एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग नेशन था बहुत पुराने समय से। तो पता ही है कि बहुत, मतलब पोरस के ज़माने से, सिकंदर के टाइम से हम करते हुए, ट्रेडिंग करते हुए आ रहे हैं। और हमारे पास ऐसी सी चीज़ थी जो पूरे वर्ल्ड के पास नहीं थी। सबसे ज़्यादा तो हमारा फेमस मसाला था यार, जो केरला में होता है, जो वहाँ पे होता है वो मसाला तो दुनिया में कहीं नहीं होता। हमारे आज भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम आज भी उस मसाले के किंग हैं। चाहे वैसे ही भले ही अब कितने भी आर्टिफिशियल लोग उगा ले अब यहाँ से ले जाके, लेकिन वो जो नेचुरल और जो एक्चुअल जो ओरिजिनल जो मसाला होता है वो हमारे यहाँ ही होता है। ठीक है, तो आज की हमारी जो दालचीनी है, गरम मसाला, ये भी आज हमारा आजकल बहुत फेमस है। तो ये तब से चलता हुआ आ रहा है, वास्को डिगामा के टाइम से चलता हुआ आ रहा है ये सब चीज़ें। तो ट्रेड हमारा बहुत पुराना है। इस समय ये बैकग्राउंड स्टडी समझ में आती है, चाहे ब्रिटिशर्स के आने के पहले की बात कर रहा हूँ मैं। हाउएवर द रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट, अब ब्रिटिशर्स आ गए हैं। ठीक है, अब जो उनने रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज लगाई हमारे ऊपर ने हमारे ऊपर जो उन्होंने रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज लगाई, उनने बहुत एडवर्सली इफेक्ट किया, बहुत बुरा इफेक्ट किया हमारे स्ट्रक्चर को, हमारे कॉम्पोजिशन को और हमारे वॉल्यूम को। इंडियन फॉरेन ट्रेड के वॉल्यूम को, कॉम्पोजिशन को, स्ट्रक्चर को बहुत बुरी तरीके से तहस नहस कर दिया, खराब कर दिया। सिंपल सी बात है, ब्रिटिशर्स ने आके हमारा काम तमाम कर दिया। ठीक है, अब वो काम तमाम कैसे कैसे किया वो मैंने इन 3 पॉइंट्स में कवर अप किया है। ब्रीफली देख लेते हैं, अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। स्टेट ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। अब ब्रिटिश रूल के टाइम पे हमारे इंडिया का फॉरेन ट्रेड कहाँ था, कैसा था, किस साल में था, किस साल में था, वो फिर एक्सप्लॉइट कर करके किस साल में हमारे को छोड़ गए। एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, पहला पॉइंट अंदर पढ़ेंगे डिटेल पे। मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल, ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ठीक है, ब्रीफली मैंने आपको बता दिया क्या है, एक फ्लो चार्ट आपको दिमाग में रहेगा कि हाँ भाई क्या क्या था, सर ने क्या क्या बताया था। अंदर जाके हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। अब आता है एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड्स एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, यानी कि हम बाहर जो माल बेचने में, हम प्राइमरी प्रोडक्ट्स, हम बाहर माल, प्राइमरी प्रोडक्ट्स को हम बाहर बेचने में लगे थे, और हम इम्पोर्ट अंदर मंगा रहे थे फिनिश गुड्स को। मेरे डायग्राम में समझ जाना। रॉ मटेरियल, प्राइमरी गुड्स प्रोडक्ट्स को हम पता क्या बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में मैं बोलूँ ना तो रॉ मटेरियल। सिंपल सीधी भाषा में मैंने यहाँ भी लिखा हुआ है। ठीक है, हम क्या करते हैं, ये जो है आप पढ़ते रहना, आप रीड करते रहना। ठीक है, मैं आपको नॉर्मली वे में समझा देता हूँ, उसको ही पढ़ दूंगा। इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड एन इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस्ड इन ब्रिटिश इंडस्ट्रीज। सिंपल सी बात है, कहने का मतलब ये है, कच्चा माल जो है हम बाहर भेजने में लगे हुए थे, और वहाँ से पका हुआ माल हम इंडिया में बुलाने में लगे हुए थे। उससे नुकसान हमारा ये हुआ कि हमने यहाँ कुछ बनाया नहीं, हम यहाँ अनएम्प्लॉयड रहे, हमारे इंडस्ट्रीज आई नहीं, जो कि हमने पहले पढ़ा। हमारा सारा कच्चा माल कहाँ गया, हम यूज़ ही नहीं कर पाए, वो कहाँ चला गया, ब्रिटेन चला गया। तो हमारे पास जब कुछ रहेगा नहीं बनाने के लिए तो हम क्या खास चीज़ बनाएंगे, और वहाँ से बनाई हुई चीज़ें आती थी और हमें आके बेच दी जाती थी। तो सारा इकॉनमी किधर खड़ी हुई थी, उधर की। फॉरेन ट्रेड कहाँ का अच्छा जा रहा था, ब्रिटेन का।
कहाँ का, ब्रिटेन का। और इंडिया का फॉरेन ट्रेड कहाँ जा रहा था, डाउन हुआ था, क्योंकि भाई यहाँ के आप रॉ मटेरियल्स भी आप ले जा रहे हो, आप यहाँ की इंडस्ट्रीज भी नहीं लगा रहे हो, सब कुछ तो वहाँ जा रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आपकी उधर, सस्ते का माल यहाँ ले जाते हो, वहाँ बनाते हो, फिर हमें टिपा देते हो, तो नुकसान तो हमारा ही होगा ना। तो वही एक ये कारण था, एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड्स, यानी रॉ मटेरियल हम धड़ाधड़ एक्सपोर्ट कर जाते और हम वहाँ से फिनिश गुड्स इम्पोर्ट भी धड़ाधड़ कर जाते हैं। हमारे इंडिया में कुछ हो ना, जो भी हम ब्रिटिश पे डिपेंड थे, वहाँ की इंडस्ट्रीज पे डिपेंड थे। नेक्स्ट आता है मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल। अब सिंपल सी बात है यार, अब ब्रिटिश ने आके यहाँ पे आके राज करेंगे तो मोनोपोली रूल तो होगा ही। तो ये तो सर आप कैसी बेवकूफ़ ऐसी बातें कर रहे हो, तो कॉमन सेंस वाली बात है, बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है। 4 पॉइंट है, ये भी बिल्कुल कॉमन सेंस की तरह पढ़ेंगे। ब्रिटिश गवर्नमेंट मेंटेन अ मोनोपोली कंट्रोल ओवर इंडिया एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। सर आपने ये जो लाइन कही उससे हम समझ गए, इसको आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, और नहीं जो इनको समझ में नहीं आया मैं उनके लिए पढ़ देता हूँ। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मेंटेन करा एक मोनोपोली कंट्रोल इंडिया के एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, यानी कि पत्ता हमारे बिना नहीं खसकेगा। कम ऑन, पत्ता हमारे बिना नहीं खसकेगा, चाहे एक्सपोर्ट का पत्ता हो चाहे इम्पोर्ट का पत्ता हो, हम ही करेंगे। हमारी मर्जी भी के मुताबिक कुछ भी नहीं होगा, एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो सारा कंट्रोल किस, कहने का मतलब ये सारा कंट्रोल, सारी मोनोपोली किसकी थी, ब्रिटिश के पास थी। मतलब इंडियंस की कोई वैल्यू ही नहीं थी उस टाइम। ठीक है, आज तो बहुत है। मोर देन हाफ ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड वॉज कॉन्फाइंड और रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन। इंडिया का 50% से भी ज्यादा का जो ट्रेड है वो सिर्फ एक ही राज्य, एक ही राष्ट्र के साथ, एक ही कंट्री के साथ, एक ही मुल्क के साथ था, जो जिसका नाम क्या था, ब्रिटेन। वरना हम इससे ज्यादा, हम इसके आगे तो हम कभी गए नहीं, बस हम यहीं अटके रहे गोरों के पास। रेस्ट ट्रेड वॉज अलाउड टू नेबर, ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत ट्रेड करने को दे दिया, वरना यार चलो ठीक है, वो कहते हैं दाना पकड़ा देना, अठन्नी की टॉफी पकड़ा दिया, ठीक है यार चलो पकड़ो तुम शांत रहो। तो बस वही काम करा सेलॉन। अब सेलॉन के साथ आप मुझे बताइए कमेंट्स बॉक्स में कि सेलॉन का आज का नेम क्या है। यदि आपका जी थोड़ा सा अच्छा है तो सेलॉन उस टाइम किस कंट्री का नाम था और आज हम उस कंट्री को किस नाम से बोलते हैं, ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, वरना मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि सेलॉन एक सेलन किस कंट्री का नाम है। राइट, खैर तो आपको पता ही होगा। चाइना, पर्शिया, हम बस इन्हीं लोग की कंट्री के साथ लिमिटेड सेंस में हम ट्रेड कर रहे थे, वरना बाकी दुनिया से हमें कोई लेन देन था ही नहीं। ठीक है, थोड़ा बहुत हो जाता था, चाइना में सिल्क रूट था, लेकिन उस पर भी कंट्रोल आधा ब्रिटिशर्स का ही था। तो वैसे हम कहे कुल मिला के यदि हम कहना चाहें तो मोस्ट ऑफ द हमारा जो था वो कम से कम 50 या 70 to 80% ट्रेड जो था वो ब्रिटेन के साथ ही था। ठीक है, और उसके बाद भी वहाँ से कुछ मिल नहीं रहा था। द ओपनिंग ऑफ स्विस कैनाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो के लेस मतलब इस लेक्चर के आखिरी में इस पर मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, स्विस कैनाल के बारे में लिखने को आ जाता है, या उससे चीज़ें पूछ ली जाती हैं कि वो क्यों बनाया था, किस लिए बनाया गया था। तो मैंने उसके लिए एक अलग टॉपिक रखा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट, पीछे मार्क करके रखा हुआ है, मैं उस पर डिस्कस करूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। तो द ओपनिंग ऑफ स्विस कैनाल इन 1869 सर्व्ड एज डायरेक्ट रूट, ये डायरेक्ट रूट की तरह काम कर लेते हैं, यानी कि इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। पहले क्या अफ्रीका से होकर घूम के जाना पड़ता था, ठीक है, लेकिन अब क्या इन ब्रिटिशर्स लोगों ने बहुत दिमाग के तो बड़े तेजी थे, चालाक लोमड़ी थे। ठीक है, तो सोचा यार चलो ठीक है यार, तो घूम के कौन जाए, एक काम करो सीधे सीधे काट के रास्ता बना लो। वैसे ही वैसे आधे ज़्यादा कॉलोनीज तो हमारी ही हैं, हमारे पिताजी की हैं, तो हमें क्या करना है, हमें तो बस रास्ता काटना है और फ़ायदा पहुँचाना है। तो उन्होंने वहीं से बीच से रास्ता काट लिया मेरिडियन सी के आसपास से, और वहाँ से वो इंडिया और ब्रिटेन के बीच में क्या हो गया, रास्ता आसान हो गया। जो पहले इतना घूम, ये मान लो अफ्रीका है, यहाँ से पूरा घूम के ऐसे जाना पड़ता था, तो उन्होंने यहीं यहीं बीच से रास्ता निकाल दिया। ठीक है, तो इस ये और जो रास्ता निकाला था उसको हम स्विस कैनाल बोलते हैं। ठीक है, पढ़ेंगे आखिरी में इसके बारे में, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी। अब आते हैं अपने थर्ड पॉइंट के ऊपर, ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। अब तुम ही बताओ ना यार, एग्रीकल्चर में ढप्पा, इंडस्ट्रीज में ढप्पा, फॉरेन ट्रेड में जितना अभी तक तुमने पिछले 9 मिनट में सुना है, तो मेरे मुंह से यही सुना है कि कुछ फायदा तो हुआ नहीं, नुकसान ही नुकसान। तो भैया जहाँ नुकसान, तो वहाँ क्या पैसा आता है कि जाता है, जाता है, आता, सॉरी आता नहीं है। देयर वॉज ह्यूज एक्सपोर्ट सरप्लस ड्यू टू एक्सेस एक्सपोर्ट, भैया हमारे पास जो था वो ह्यूज सरप्लस हो गया था, किसका, एक्सेस एक्सपोर्ट, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है इम्पोर्ट तो हम कुछ कर ही नहीं सकते थे, जो होता था ब्रिटेन से आया। हम रॉ मटेरियल इतनी ज़्यादा तादाद में बेचते थे कि उससे पैसा भी थोड़ा ज़्यादा ही मिलता था, आता था, लेकिन वो इंडियंस के हाथ में नहीं आता था, वो रहता ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास ही था। लेकिन अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास रहता था, तो उस पैसों का वो क्या इस्तेमाल करते थे। अब वो तीन का है। अब बताओ, मेरे घर में मान लो सागुन की लकड़ियाँ होती है, वो सैंडलवुड्स होती है, सैंडलवुड्स ले लो, चंदन की लकड़ियाँ होती हैं, बहुत महंगी होती बिकती हैं। ठीक है, चंदन की लकड़ियाँ या सैंडलवुड्स होती हैं मेरा, ठीक है, मेरे उसमें। अब मैं उसे बेचता हूँ,
अब उसे वो रॉ मटेरियल तो मैं बेचता हूँ, खूब सारा पैसा आता है और मैं उस पैसे से क्या करता हूँ, अनवांटेड चीज़ें खरीदता हूँ जिसकी मुझे ज़रूरत ही नहीं है। मान लो फॉर एग्जांपल मैं जुआ ही खेलना चालू कर देता हूँ, सट्टेबाजी लगा लेता हूँ। अब बताओ क्या सट्टेबाजी लगाने की ज़रूरत है मुझे? क्या जुआ खेलने का मेरे पास है? वो पैसा मैं अपने एजुकेशन में लगाऊंगा तो ज़्यादा फायदा होगा, यदि मैं अपने घर में दूंगा तो ज़्यादा फायदा होगा। अरे चलो मैं उसका कुछ बिजनेस में लगा दूंगा, कुछ गाड़ी खरीद लूंगा तो मेरे को वो काम आएगा। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करता हूँ, मैं फालतू चीज़ों में उसका खर्चा करता हूँ। तो वही ब्रिटेन लोगों ने करा, भाई रॉ मटेरियल इतना सादा भर के भेजा तो पैसा तो भाई आएगा ना। अब ब्रिटेन की यहाँ इंडिया की जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उधर जाके ब्रिटेन की गवर्नमेंट में सामान देगी तो वो लोग तो पेमेंट करेंगे ना। अब वो पेमेंट करेंगे तो वो अब क्या बोल, आप एक तरफ बोल रहे हो एक्सेस एक्सपोर्ट हो रहा है, यानी कि सामान बहुत बाहर जा रहा है, तो फिर उतना ही उसी एक्सेस एक्सपोर्ट का एक्सेस सरप्लस भी तो आएगा आपके पास, पैसा भी तो आएगा। तो जो सरप्लस आएगा वो पैसा आएगा तो उसको अच्छे कामों में नहीं लगाएंगे, बुरे कामों में लगाएंगे। यानी कि बुरे काम का मतलब अनवांटेड थिंग्स में लगाया गया, मतलब इंडिया के डेवलपमेंट में नहीं लगाया गया। आज हम एक्सपोर्ट करते हैं और वहाँ से हमें पैसा मिलता है तो सरकार डेवलपमेंट में पैसा लगाती है हमारे, राइट, विकास में लगवाती है, देश के विकास में पैसा लगाती है। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटेन गवर्नमेंट ऐसा कुछ नहीं करा, उनने हमारी 12 ही बजाई है। टू मेक पेमेंट्स क्या करा, अब जो पैसा आया सरप्लस वो क्या पेमेंट करने के लिए दिया, किसको? वो जो उनके जो खर्चे हैं ना ऑफिस सेटअप करने के, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने के, इंडिया में बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिस बनाने के ब्रिटेन के, तो उन सब में उनने पेमेंट करने के लिए उनने खर्चा में कर दिए। दूसरा, टू मीट एक्सपेंसेस ऑन वॉर फॉर्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भाई नेता बन गए थे फर्स्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, सेकंड ज्यादा सेकंड वर्ल्ड वॉर में नेता बने थे। अब नेता बन गए थे, सारा धूल झोंक दी, इंडिया के सोल्जर भी गए थे, इंडिया की 4 रेजिमेंट गई थी उस वक्त, और वो 4 रेजिमेंट आज ही मौजूद है, राइट, चेक कर लें, जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट और असम राइफल्स और गोरखा रेजिमेंट, सॉरी 5, ये 5 रेजिमेंट तब की बनी हुई हैं, ये बहुत ब्रेव रेजिमेंट्स है इंडियन आर्मी की, ये तब गई थी वहाँ लड़ने के लिए। उसके बाद से फिर ये सब वहाँ लड़ने गए थे और इतना ब्रेवली इन लोगों ने फॉट किया था इन पाँचों ने, फिर इनकी 5 डिफरेंट डिफरेंट एरिया वाइज रेजिमेंट्स बना दी गई। मतलब ब्रिटिश लोग की आर्मी को आज भी सिख रेजिमेंट और जाट रेजिमेंट लीड करती है ब्रिटेन में। इनफैक्ट हमारी 2 ऐसी रेजिमेंट अभी भी वहाँ मौजूद हैं जो वहाँ लीड करती हैं, इतनी ज़्यादा ब्रेव और इतनी ज़्यादा प्रीशियस और इतनी रेपुटेटेड हमारी जो रेजिमेंट्स हैं वहाँ पे, क्योंकि ब्रिटिश लोगों ने इनकी बहादुरी के बहुत किस्से अपने बुक्स और अपने जर्नल से भी छोड़ के गए हैं। तो हमारे सोल्जर्स को वहाँ ले जाकर लड़वाना, ठीक है, वर्ल्ड वॉर में लड़वाना, ऊपर से जितना भी भैया वर्ल्ड वॉर में जो भी चीज़ें चाहिए पड़ती थी, रॉ मटेरियल या अम्यूनिशन बनाने के लिए जो भी सामान, आयरन स्टील जो भी चाहिए होता था, जो भी मटेरियल चाहिए होता था वो कहाँ से लिया जाता था, इंडिया से लिया जाता था। और इंडिया से लोगे तो पेमेंट थोड़ा बहुत यहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसको करनी पड़ेगी ना, उधर की ब्रिटिश गवर्नमेंट देखो तो पेमेंट करेगी ना थोड़ी बहुत, तो भाई सामान फ्री में थोड़ा ले लेगी। तो वो जो ब्रिटिश रूल, उनको गवर्नमेंट जो पैसा था वो जो भी एक्सपेंसेस था वो यहीं लगा दिया, ठीक है। जो भी वॉर में कमी पड़ी, जो भी मतलब जो भी ब्रिटेन की इकोनॉमी को झटका लगा वॉर लड़ने के बाद, देखो वॉर इसलिए नहीं लड़ जाता, इसलिए वर्ल्ड वॉर थर्ड अभी तक हो नहीं रहा, जब जब होने की कगार होती है कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है और आगे भी कॉम्प्रोमाइज़ ही होगा, क्योंकि पता है वर्ल्ड वॉर थर्ड हुआ तो दुनिया ही नष्ट होनी है, सारी इकोनॉमी ही जानी है, क्योंकि आज की दुनिया में, ग्लोबलाइजेशन की दुनिया में एक के ऊपर एक इकोनॉमी डेवलप है। और ये तो हम पहले की बात कर रहे हैं, आज से कम 100 साल पहले की बात कर रहे हैं, राइट, 100 साल जो होंगे, हाँ। तो जस्ट 100 साल पहले की बात कर रहे हैं, 190-80 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उस वक्त क्या था कि भाई इकॉनमी बिल्कुल डाउन चली जाती है आपका वर्ल्ड, क्योंकि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट रेट बिल्कुल बंद, अंदर का प्रोडक्शन ही बिल्कुल बंद, सारे लोग जो होते हैं वॉर के माहौल में होते हैं, तो बिल्कुल ही आपका जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो इकॉनमी होती है डाउन चली जाती है, रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट होना बंद हो जाते हैं, तो फिर आपको कहीं ना भरण पोषण तो करना पड़ेगा, तो उसके लिए इंडिया तो बना ही हुआ था, इसलिए तो वहाँ कॉलोनी सेटअप थी, तो वहाँ से इंडिया उसको फुलफिल कर रहा था। तीसरा, टू इम्पैक्ट इनविजिबल आइटम्स, अब इंपोर्ट करना, सॉरी इम्पैक्ट नहीं, इंपोर्ट इनविजिबल आइटम्स। इनविजिबल आइटम्स का मतलब ये होता है कि देखो छोटी छोटी चीज़ें थी उसका इंपोर्ट करवा लेना, यानी कि उन चीज़ों का इंपोर्ट करवाना इंडिया में जो इंडिया की नीड के लिए नहीं थी, इंडिया की ज़रूरतों के लिए नहीं थी, वो सिर्फ ब्रिटिश लोग की ज़रूरत के लिए थी, और वो भी इम्पोर्ट ड्यूटी फ्री, एक्सपोर्ट ड्यूटी फ्री, यानी कि आने के लिए भी पैसा नहीं लगेगा, जाने के लिए पैसा नहीं लगेगा। हम तो खैर इंपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो इंपोर्ट कराने के लिए कोई उस पर ड्यूटी, कोई टैक्स कुछ नहीं देना, सिर्फ ला के अपने इस्तेमाल करके रखना है बस। तो अब उसके लिए भी पैसा देना पड़ेगा, तो जो सरप्लस जो भी इकट्ठा हुआ पैसा जो भी हुआ, वो वेल्थ को उनने इंडिया के डेवलपमेंट के लिए नहीं लगाया, अपने ही शौक, अपनी ही ज़रूरतें पूरी करने के लिए, फिजूल ज़रूरतें पूरी करने के लिए मैं तो कहूँगा उनने खर्च किया। अब आ जाते हैं हम स्विस कैनाल के ऊपर। स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, गाइस, तीनों चीज़ों से मैं आपको डिनोट करके कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे इमेज डाल दूंगा, इमेज लगा रहा हूँ, तो आप वो इमेज देख लेंगे और आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई स्विस कैनाल होता क्या है। वो इमेज आप अच्छे से देखिएगा, यहाँ डिस्प्ले में रहेगी ऊपर,
तो आप ज़रूर देखिएगा, वो जो भी इमेज है वो ज़रूर रहेगी डिस्प्ले में, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा, आप समझ जाएंगे स्विस कैनाल क्या होता है। स्विस कैनाल इज एन आर्टिफिशियल वाटरवे, एक आर्टिफिशियल वाटरवे बनाया गया था खुद ब्रिटेन के द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ अक्रॉस द इस्टमस ऑफ स्क्वीज इन नॉर्दर्न ईस्टर्न इजिप्ट। इजिप्ट के बीच से काट के रास्ता बनाया था। इस दो लाइन का मतलब ये है, पिक्चर में देखोगे मैप के थ्रू आपको दोनों इमेज समझ में आ जाएगा कि भाई मैं किस बारे में कहाँ से बात कर रहा हूँ, राइट। कहाँ से कहाँ काट के बनाया गया था। क्या अफ्रीका है ना, ये अफ्रीका मान लो, और ये इंडिया मान लो, तो क्या है ये ऐसे ना, मान लो मुंबई है तो घूम के जाके यहाँ ब्रिटेन, मान लो इधर ब्रिटेन, इधर जाना पड़ता था। अब इनने क्या करा, यहीं से ये इधर इजिप्ट का है मेरिडियन सी है नहीं, यहीं से रास्ता काट के ये इधर पहुंचा दीजिए। अब ये ज़्यादा पास पड़ेगा कि घूम के जाना पास पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है ये जाना पास पड़ेगा, ठीक है। द ओपनिंग ऑफ स्विस कैनाल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ऑब्वियसली बात है यार, मुझे घूम के नहीं जाना पड़ेगा। मान लो मुझे घूम के जाना है, फॉर एग्जांपल मान लो मुझे किसी भोपाल से इंदौर जाने के दो रास्ते, एक अभी सुपरवे बन रहा है ना, ठीक है, वो वहाँ से कितना डिस्टेंस हो जाएगा, 1.5 घंटे का, 1.5 से 2 घंटे लगेंगे इंदौर पहुँचने में, और अभी कितने लगते हैं, 3.5 घंटे लगते हैं वॉल्वो से, और बाय कार जाओ तो 4 आवर्स, तो कितना 1.5 2 घंटे का अंतर कम हुआ कि नहीं हुआ। तो मैं कौन सा रास्ता प्रेफर करूंगा जब 6 लेन बन जाएगा, तो सुपर कॉरिडोर बन जाएगा 6 लेन भोपाल इंदौर का, राइट। मैं कौन सा वे यूज़ करूंगा, वो 3 घंटे 3.5 घंटे वाला यूज़ करूंगा हाईवे, नेशनल हाईवे लूंगा, कि भैया सुपर कॉरिडोर लूंगा मैं, इंडस्ट्रियल सुपर कॉरिडोर। ऑब्वियसली बात है इंडस्ट्रियल सुपर कॉरिडोर लूंगा, मेरा पैसा ही बचेगा, मेरा पेट्रोल ही बचेगा, और पेट्रोल बचेगा तो कॉस्ट बचेगी, और कॉस्ट बचेगा तो टाइम भी बचेगा, दोनों चीज़ बचेंगी। तो द ओपनिंग ऑफ स्विस कैनाल ने डिस्टेंस रिड्यूस किया, डिस्टेंस रिड्यूस करने के लिए क्या हो गया, ट्रांसपोर्टेशन कम हो गया, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कम हो गई, तो फिर इंडियन मार्केट में फटाफट ब्रिटिश से जो माल आता था वो भरने लगा, और हमारे यहाँ बेचने लगे, और अपना इकॉनमी बढ़ाने लगे, ठीक है। ये तो पहले ब्रिटिश सोचता रहे यार हम सामान इंडिया भेजेंगे इतना खर्चा हो जाता है, रहने दो यार अपने ही यूज़ कर लो। अब खर्चा कम हो गया है तो फटाफट इंडिया में भेजना चालू कर देंगे, भाई लो भेजो भेजो, वहाँ बेचो, वहाँ की इकॉनमी को मैं ड्रेन करो और अपनी इकॉनमी बढ़ाओ। अवॉइडेड सेल थ्रू अफ्रीका, मैंने आपको बताया अफ्रीका से घूम के जाने की सेल अवॉइड कर दी। शिप्स जो है वो डायरेक्टली इंडियन से ब्रिटेन कॉन्टिनेंट में चली गई, मतलब इंडियन कंट्री से ब्रिटेन कंट्री में जाके आसानी से वो चली गई, बीच में से रास्ता काट के इजिप्ट से मेडियन सी के साइड साइड से। स्ट्रैटेजिकली एंड इकोनॉमिकली इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटरवेज इन द वर्ल्ड। भैया यदि स्ट्रैटेजिकली बात करो, इकोनॉमिकली, स्ट्रैटेजिकली यानी कि यहाँ से भाई ईरान आता है, इसराइल पड़े, ईरान पड़ेगा यहाँ से, ठीक है, ओमान पड़ेगा यहाँ से, फिर आपका इजिप्ट पड़ेगा, तो स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इकोनॉमिकली भी पैसा कम खर्च होता है, डिस्टेंस कम है, और स्ट्रेटेजिकली मतलब देशों से कॉन्टैक्ट भी आपका अच्छा खासा हो जाता है। यदि आपको बीच में मान लो ईरान पे सामान डिपोर्ट करना है, दुबई डिपोर्ट करना है, यूएई डिपोर्ट करना है, तो आप वहाँ का सामान भी ले सकते हो। वरना शिप क्या होती थी, अफ्रीका जाती थी, वहाँ मतलब यूएई का सामान नहीं जा पाएगी, ईरान का सामान नहीं जा पाएंगे। अब मतलब मुझे नहीं मौसी के घर जाना है, बीच में चाचा और ताऊ का घर ही पड़ता है, तो मैं यहाँ से चाचा का सामान भी देना होगा तो मैं चाचा को भी सामान दे दूंगा, ताऊ को भी सामान दे दूंगा, फिर मैं मौसी के भी सामान दे दूंगा, देता चले जाऊंगा। इकोनॉमिकली एक बार में पेट्रोल खर्च होगा मेरा, घरेलू काम बता रहा हूँ, घरेलू एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो यार ये हो गया। अब मान लो मैं, अब एक दूसरा रास्ता है मेरा जहाँ से मैं सिर्फ मौसी के जा सकता हूँ, बीच में ताऊ जी का और चाचा जी का घर नहीं पड़ेगा, और सामान मेरे को उनके यहाँ भी देना, तो क्या करूँगा, पहले ले जाऊँगा मौसी जी के यहाँ पे सामान दूंगा, फिर वहाँ से फिर चाचा जी का जाऊँगा, फिर ताऊ जी का जाऊँगा, तो मेरे कितना गाड़ी का पेट्रोल खर्च होगा, टाइम भी खर्च होगा, ठीक है, और अलग अलग जाना पड़ेगा। अब यदि बीच में पड़ेगा तो सबके साथ नहीं जाएगा, तो इकोनॉमिकली स्ट्रैटेजिकली भी भाई काम इसने बहुत अच्छा काम किया स्विस कैनाल ने। बाकी आप इमेज में देख के समझ जाएंगे कि मैं किस जगह की बात कर रहा हूँ, राइट। सो गाइस मैं अपना जो लेक्चर है वो यहीं बंद करूँगा, यहीं समापन करूँगा उसका। आई होप आपको मेरा लेक्चर समझ में आया हो, बहुत अच्छे से समझ में आया हो, और अब वीडियो एंड हो ही रहा है तो आप फटाक से सब्सक्राइब कर दीजिए यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, आई होप अच्छा ही लगा होगा, इतना कॉन्फिडेंस तो मुझे है कि इतना तो है कि आपको समझ में आया होगा आज फॉरेन ट्रेड के बारे में कि मैंने क्या पढ़ाया। तो प्लीज़ आप लाइक बटन हिट करिए, शेयर करिए, कुछ भी डाउट हो कमेंट्स में कमेंट करिए, और याद से भूलना नहीं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से इसके नोट्स डाउनलोड कर लीजिए, बिकॉज ये बहुत मेहनत से बनाया गया है। तो आप इसको पक्का डाउनलोड करें, अपनी कॉपी में इसको फ़ोन से देख के लिखें और अपने पास रखें, और साथ ही साथ में पढ़ाई भी करें, ठीक है। सो गाइस यही मैं एंड करता हूँ। स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।